This lecture will let you know how to find out the dimension of the vector spaces and basis of the vector subspaces, their intersection and their sum, linear sum especially. So for that I have taken two subspaces generated by 1 0 minus 1 2 1 4 and another vector subspace generated by spanned by minus 1 2 1 2 1 2 2 minus 1 3 0 minus 3 2 minus 1 2. तो ये दो मेरे पास सब स्पेसिस हैं जो स्पैन किए जाते हैं इन वेक्टर्स के साथ. तो इन दोनों सब स्पेसिस को मैंने डिनोट किया W1 से W2 से W और लीनियर सम को डिनोट किया W1 प्लस W2, इंटरसेक्शन को डिनोट किया W1 इंटरसेक्शन W2 से. इन सब के मैंने बेसिस भी निकालने हैं, डायमेंशन भी निकालने हैं. तो अल्टीमेटली ये मेरे पास 4 क्वेश्चन हो गए जो मुझे निकालने हैं एक ही क्वेश्चन में. तो सबसे पहले आप देखो बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W1 कैसे निकाला जाएगा. W1 को स्पैन करने वाले दो वेक्टर्स ये हैं. तो मैं मैट्रिक्स अप्रोच अप्लाई करने वाला हूँ बेसिस और डायमेंशन निकालने के लिए. तो W1 को स्पैन करने वाले ये जो दो वेक्टर हैं इनसे बनाया मैंने एक मैट्रिक्स और फिर मैंने इस मैट्रिक्स का बना दिया एक्लेन मैट्रिक्स. एक्लेन मैट्रिक्स के लिए मैंने सेकंड रो को ऑपरेट किया है R2 माइनस 2R1. इससे मेरे पास ये एक्लेन मैट्रिक्स हुआ. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक्लेन मैट्रिक्स है. देखिए पहली वाली जो रो है इसमें कोई ज़ीरोज़ नहीं है शुरू में और बाद में एक ज़ीरो ज़्यादा होगी पहले से. फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करना है, आगे जैसी मर्जी. फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आपकी यहाँ 1 है, यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री आपकी यहाँ ये 1 है. तो पहले वाले जो रो है वहाँ से दूसरे वाले रो में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं, इसलिए ये एक्लेन मैट्रिक्स है. और एक्लेन मैट्रिक्स के रोज़ जो होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. इसलिए ये दोनों रोज़ बेसिस बनाएंगे W1 का. जब ये बेसिस बनाते हैं तो हमें पता है बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका डायमेंशन भी होता है. तो बेसिस ऑफ डायमेंशन मेरे पास हो गया 2, क्योंकि इसके दो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हुए. इसके बाद मैंने आपको सिखाना है कि जो दूसरा मेरे पास वेक्टर सबस्पेस था जिसको जनरेट किया है 4 वेक्टर्स में. अब ये जो 4 वेक्टर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये 4 वेक्टर्स कौन से हैं ये आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे होंगे. ये चारों वेक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं. अब क्या ये चारों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? अगर ये चारों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तब ये W2 का सबस्पेस भी बनाएंगे. बट इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं. एक है सिंपल अप्रोच, लीनियर अप्रोच. दूसरी है मैट्रिक्स अप्रोच जिसमें मैं एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ गिवन मैट्रिक्स को. तो इसके लिए मैंने क्यू मैट्रिक्स के साथ डिनोट किया इन चारों वेक्टर्स को. इन चारों वेक्टर्स को रो में लिख लिया और फिर मैंने ऑपरेशन करके इन चारों वेक्टर से बने हुए मैट्रिक्स को एक्लेन मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया. तो पहले देखो ऑपरेशन था R2 टू R2 प्लस 2R1, फिर R3 टू R3 प्लस 3R1, R4 टू R4 प्लस 2R1. इससे मेरे पास ये नया मैट्रिक्स जनरेट हुआ. फिर मैंने R2, ये देखिए ये जो ऑपरेशन होता है ना दोनों तरफ इम्प्लाइज लगा होता है, इसका मतलब R2 टू R4. इसका मतलब है कि जो 4th रो है उसकी जगह सेकंड रो लिखनी है, सेकंड की जगह 4th लिखनी है. तो मेरे पास ये बन गया. ऐसा करने का फ़ायदा ये हुआ कि 3rd और 4th रो सेम होगी और यहाँ पर मैं ज़ीरोज़ बना सकता हूँ ईजीली. एक्लेन मैट्रिक्स में आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ शुरुआत से पहली रो से दूसरी रो में इंक्रीज़ करनी चाहिए. आप इसकी डेफिनेशन दूसरी बार देख सकते हैं, यही कुछ लिखवाया था मैंने. तो देखिए यहाँ पर 1 0 है, अभी यहाँ भी 1 0 है, यहाँ 3 0 हो गई.
अब मेरी कोशिश है कि इस रो नंबर 3 में ज़्यादा ज़ीरोज़ बनाई जाएं। तो वो कैसे बनेंगी? इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर 1 जनरेट किया। 1 जनरेट करने के लिए मुझे सेकंड रो को ऑपरेट करना पड़ा 1/3 R2 से, और जैसे यहाँ 1 आया फिर मैंने R3 को ऑपरेट कर दिया। R3 को ऑपरेट किया, R3 माइनस 6R2, और ये ऑपरेशन करने के बाद मेरे पास यहाँ की नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पहले से ज़्यादा आ गई। यहाँ 1 थी, यहाँ 2 आ गई। अब मुझे यहाँ 1 बनाना होता है, तो इसलिए मुझे -1/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R3 को। तो इस तरह से मेरे पास ये एक लास्ट में मैट्रिक्स बना जो कि एक्लिन मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पहली वाली रो से अगली वाली रो में ज़्यादा है। यहाँ कोई ज़ीरो नहीं थी शुरुआत से, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जो ज़ीरो रो होती है उसका हमें कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ हमें देखनी होती है नॉन ज़ीरो रोज़। तो नॉन ज़ीरो रोज़ एक्लिन फॉर्म बनाएंगी क्यू की, और यही हमारा बेसिस भी बनाएंगी सबस्पेस W2 का। तो B2 में, अब B2 में मेरे पास ये तीनों नॉन ज़ीरो रोज़ जो मैंने लिखी हैं, बनाई हैं एक्लिन में, यही मेरे पास बेसिस बनाएंगी W2 का। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए डायमेंशन W2 का हो गया 3, क्योंकि 1 2 3 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हुए। अब मैं निकालूंगा बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। जब भी मुझे W1 प्लस W2 का बेसिस और डायमेंशन निकालना है तो एक्लिन मैट्रिक्स कैसे बनाना है, इसके लिए मुझे ये 3 रोज ये वाली लेनी है B2 की, और W1 से यहाँ ये 2 रोज, ये इन 5 वेक्टर से मैं एक नया मैट्रिक्स जनरेट करूँगा जो कि R से डिनोट किया गया है। देखो ये 5 रोज मैंने बना दी बेसिस B1 से, बेसिस B2 से। अब इसको मैं रिड्यूस करूँगा एक्लिन फॉर्म में। तो कैसे बनाना है, देखिए पहले तो चलो एक ज़ीरो है ये, अब मुझे यहाँ ज़ीरो बनानी है यहाँ पे। इसके लिए मुझे R3 में ऑपरेशन करना पड़ा। तो फिर मुझे और कौन सा ऑपरेशन करना पड़ा, R4 माइनस R2। R4 माइनस R2 से यहाँ से ऑपरेशन करने के बाद यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ये ज़ीरो बन गया। अब देखो, अब ये तीनों रोज़ में लास्ट में एक एंट्री है बस, तो इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों रोज़ में से आप 2 को ज़ीरोज़ बना सकते हैं। कैसे, पहले तो मैंने किया R3 को R5 की जगह लिख दिया, R3 को, ये थी आपकी थर्ड रो और ये, और बाद में नहीं, पहले मैंने ये किया R3 जो ऑपरेशन किया मैंने R3 प्लस 9 R5 ताकि यहाँ ज़ीरो बन जाए। फिर पहले R4 को ऑपरेट किया ताकि यहाँ पर ज़ीरो हो जाए, ये दोनों ज़ीरोज़ हो गई। फिर मैंने R3 की जगह R5 लिख दिया, और मेरे पास ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन ज़ीरो रोज़ हो गई। यही तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन ज़ीरो रोज़ जो हैं वो बनाएंगी एक्लिन फॉर्म, और यही तीनों नॉन ज़ीरो रोज़ के वेक्टर्स B3 स्पेस को, B3 बेसिस को जनरेट करेंगे, और यही बेसिस होगा W1 प्लस W2 का। अब क्योंकि इसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, इसलिए डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 भी 3 हो जाएगा। इस तरह मैंने W1, W2 और W1 प्लस W3 के बेसिस और डायमेंशन बनाए थ्रू एक्लिन फॉर्म। अब क्या है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 निकाला जाएगा। उसके लिए क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, W1 प्लस W2 माइनस W1 प्लस W2 के डायमेंशन, और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं, और इसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो है 2। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। B3 में मेरे पास
B3 में मेरे पास चेक करते हैं 3 हैं, और हाँ यहाँ पर मेरे पास आएगा 3, ये 2 लिखा गया है। सो करेक्शन, प्लीज़ मेक ए करेक्शन ओवर हेयर, क्योंकि W1 प्लस W2 के पास डायमेंशन है वो 3 का है, तो यहाँ 3 आता है, इसलिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 आंसर आएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, काइंडली इसको करें ताकि आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।